करीब 4.4 अरब साल पहले की बात है। पृथ्वी तब वैसी नहीं थी जैसी आज हमें दिखाई देती है। ना कोई महासागर था, ना नदियां, ना बादल और ना ही जीवन का कोई निशान। पूरी सतह पिघले हुए पत्थरों और लावा के विशाल समुद्र से ढकी हुई थी। तापमान इतना अधिक था कि किसी भी रूप में लिक्विड वाटर का टिक पाना लगभग असंभव था। लेकिन इसी उग्र और खतरनाक दुनिया में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसने आगे चलकर पृथ्वी को पूरे सोलर सिस्टम में सबसे अलग ग्रह बना दिया। आज जब वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास को पीछे जाकर समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इतने विशाल महासागर बने कैसे? क्या पानी अंतरिक्ष से आया था या वो शुरू से ही पृथ्वी का हिस्सा था? और क्या सचमुच कभी ऐसा समय था जब पृथ्वी पर लाखों साल तक लगातार बारिश होती रही? पृथ्वी का जन्म लगभग 4.54 अरब साल पहले गैस, धूल और चट्टानों के एक विशाल बादल से हुआ था। जैसे जैसे ये पदार्थ आपस में टकराकर एक ग्रह का रूप लेने लगा, हर टक्कर में भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा हुई। इसके अलावा रेडियोधर्मी तत्वों के टूटने से भी गर्मी उत्पन्न हो रही थी। परिणाम ये हुआ कि शुरुआती पृथ्वी लगभग पूरी तरह पिघल गई। वैज्ञानिक इस अवस्था को मैग्मा ओशन फेज कहते हैं। उस समय ग्रह की सतह पर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ लावा था। ऐसे वातावरण में पानी का कोई महासागर नहीं बन सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पानी मौजूद नहीं था। जब पृथ्वी बन रही थी उसी दौरान सोलर सिस्टम में असंख्य छोटे पिंड, एस्टेरॉयड और प्लैनेटेसिमल इधर उधर घूम रहे थे। इनमें से कई चट्टानों के भीतर पानी और हाइड्रोक्सिल मिनरल्स मौजूद थे। लगातार टक्करों के कारण ये पदार्थ पृथ्वी में जुड़ते गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान ही पानी के लिए आवश्यक सामग्री भी ग्रह के अंदर जमा होने लगी थी। यानी महासागर बाद में दिखाई दिए, लेकिन उनके लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स शुरुआत से थे। स्थिति और भी जटिल तब हुई जब पृथ्वी के निर्माण के कुछ करोड़ साल बाद एक विशाल खगोलीय पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया नाम देते हैं, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर को सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जाता है। माना जाता है कि इसी घटना से आगे चलकर चंद्रमा का निर्माण हुआ, लेकिन इस टक्कर ने पृथ्वी को फिर से अत्यधिक गर्म कर दिया। पूरी सतह दोबारा पिघल गई और वातावरण में भारी बदलाव आया। अगर उस समय कोई पानी मौजूद भी था तो वो लिक्विड नहीं बल्कि अत्यधिक गर्म भाप के रूप में वातावरण में फैल गया। आज हम आसमान में बादल देखते हैं, लेकिन उस समय का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। उसमें ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। इसके बजाय कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स, मीथेन और बड़ी मात्रा में वाटर वेपर मौजूद थे। पृथ्वी लगातार ज्वालामुखीय गतिविधियों से गुजर रही थी। हजारों विशाल वोल्केनोज ग्रह के अंदर मौजूद गैसों को बाहर निकाल रहे थे। इसी प्रक्रिया को वोल्केनिक आउटगैसिंग कहा जाता है। इन्हीं ज्वालामुखियों से निकलने वाली भाप ने वातावरण में पानी की मात्रा को और बढ़ा दिया। समस्या ये थी कि पृथ्वी की सतह अभी भी इतनी गर्म थी कि पानी कंडेंस होकर बारिश के रूप में गिर नहीं सकता था। जो भी जलवाष्प ऊपर जाती वो फिर से गर्म वातावरण का हिस्सा बनी रहती। लेकिन समय के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ। अंतरिक्ष में लगातार हीट रेडिएशन के कारण ग्रह धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ये प्रक्रिया कुछ वर्षों या हजारों वर्षों की नहीं बल्कि करोड़ों वर्षों की थी। जैसे जैसे सतह का तापमान कम हुआ, वातावरण में मौजूद भाप ने पहली बार कंडेंस होना शुरू किया। यहीं से पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक शुरू हुई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब तापमान पर्याप्त रूप से नीचे आया, तब वातावरण में मौजूद विशाल मात्रा की जलवाष्प बादलों में बदलने लगी। इसके बाद बारिश शुरू हुई, लेकिन ये सामान्य बारिश नहीं थी जैसी आज हम देखते हैं। वातावरण में मौजूद पानी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही। कई वैज्ञानिक मॉडल संकेत देते हैं कि पृथ्वी पर हजारों से लेकर लाखों वर्षों तक लगातार वर्षा जैसी स्थिति बनी रही होगी। ये कल्पना करना कठिन है कि उस समय पृथ्वी कैसी दिखती होगी। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। सूर्य की रोशनी मुश्किल से सतह तक पहुंच रही थी। लगातार गिरता पानी पिघली हुई चट्टानों पर पड़ता, तुरंत भाप बन जाता और फिर वातावरण में वापस चला जाता।
ये एक विशाल प्लैनेटरी वाटर साइकिल था जो आज की जल चक्र प्रणाली से कहीं ज्यादा उग्र था। लेकिन धीरे धीरे सतह और ठंडी होती गई और पहली बार पानी टिकने लगा। जैसे जैसे तापमान कम हुआ, बारिश का पानी पृथ्वी की सतह के निचले हिस्सों में जमा होने लगा। उस समय आज जैसे महाद्वीप नहीं थे, सतह आसमान थी और जगह जगह विशाल बेसिन्स बने हुए थे। पानी इन क्षेत्रों में भरता गया। करोड़ों वर्षों तक चलने वाली इस प्रक्रिया ने पहले स्थायी जलाशयों और फिर शुरुआती महासागरों को जन्म दिया। यही विशाल जल स्रोत आगे चलकर आज के ओशंस का आधार बने। लेकिन कहानी केवल बारिश की नहीं है। वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से ये बहस भी चलती रही है कि पृथ्वी का कितना पानी अंतरिक्ष से आया। कई एस्टेरॉयड और कुछ कॉमेट में बड़ी मात्रा में बर्फ होती है। शुरुआती सोलर सिस्टम में ऐसे पिंड लगातार पृथ्वी से टकराते थे। इन टक्करों के दौरान अतिरिक्त पानी भी ग्रह तक पहुंचा हो सकता है। हालांकि आधुनिक आइसोटोपिक स्टडीज से संकेत मिलता है कि पृथ्वी के अधिकांश पानी का सोर्स संभवतः वही पदार्थ थे जिनसे ग्रह स्वयं बना था, जबकि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स ने अतिरिक्त योगदान दिया। महासागर बनने के बाद भी पृथ्वी शांत नहीं हुई। शुरुआती महासागर आज के समुद्रों की तरह नहीं थे। उनमें घुले हुए मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी। लगातार ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण पानी की केमिस्ट्री अलग थी। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी थी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा था, क्योंकि ओजोन लेयर अभी विकसित नहीं हुई थी। फिर भी पानी की मौजूदगी ने ग्रह को बदलना शुरू कर दिया। महासागरों ने पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पानी हीट को एब्जॉर्ब और स्टोर कर सकता है। जैसे जैसे महासागर बड़े होते गए, ग्रह का क्लाइमेट ज्यादा स्थिर होने लगा। अगर ये विशाल जल राशि ना होती तो पृथ्वी दिन और रात के बीच तापमान के अत्यधिक अंतर का सामना करती। इसी स्थिरता ने आगे चलकर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। वैज्ञानिकों को पृथ्वी के शुरुआती महासागरों के प्रमाण बहुत प्राचीन जिरकॉन क्रिस्टल्स में मिले हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए गए कुछ जिरकॉन लगभग 4.4 अरब साल पुराने हैं। इनके केमिकल सिग्नेचर्स से संकेत मिलता है कि उस समय पृथ्वी पर लिक्विड वाटर मौजूद था। ये खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पता चला कि पृथ्वी के बनने के अपेक्षाकृत कम समय बाद ही पानी स्थायी रूप से सतह पर मौजूद हो सकता था। जब महासागर बन रहे थे, उसी समय पृथ्वी के अंदर भी बड़े बदलाव हो रहे थे। भारी तत्व जैसे आयरन और निकल ग्रह के केंद्र की ओर जा रहे थे, जबकि हल्के पदार्थ ऊपर की ओर आ रहे थे। इससे कोर, मेंटल और क्रस्ट जैसी परतें विकसित हुईं। बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने महासागरों और महाद्वीपों के विकास को प्रभावित किया। पानी ने इस प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये चट्टानों के व्यवहार और मेंटल डायनेमिक्स को प्रभावित करता है। अगर हम सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों को देखें तो पृथ्वी की कहानी और भी असाधारण लगती है। उदाहरण के लिए वीनस और अर्थ आकार में काफी समान हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआती वीनस पर भी कभी पानी रहा होगा, लेकिन सूर्य के अधिक निकट होने के कारण वहां रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो गया। तापमान इतना बढ़ गया कि पानी स्थायी रूप से भाप बन गया और अंततः अंतरिक्ष में खो गया। दूसरी ओर पृथ्वी सही दूरी पर स्थित थी, जिससे पानी लिक्विड रूप में बना रह सका। मार्स की कहानी अलग है। वहां भी कभी नदियां, झीलें और संभवतः समुद्र थे, लेकिन ग्रह छोटा होने के कारण उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ गया और वातावरण धीरे धीरे अंतरिक्ष में खो गया। परिणाम स्वरूप अधिकांश पानी भी खत्म हो गया। इन उदाहरणों से समझ आता है कि केवल पानी होना पर्याप्त नहीं है, उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सही परिस्थितियां भी जरूरी हैं। पृथ्वी को एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा उसके मैग्नेटिक फील्ड से मिली। ग्रह के मोल्टन आयरन कोर ने एक शक्तिशाली मैग्नेटोस्फीयर बनाई जो सोलर विंड से वातावरण की रक्षा करती है। अगर ये सुरक्षा ना होती तो संभव है कि पृथ्वी भी मार्स की तरह अपने वातावरण और पानी का बड़ा हिस्सा खो देती। इसलिए महासागरों का अस्तित्व केवल बारिश की कहानी नहीं, बल्कि ग्रह की आंतरिक संरचना, सूर्य से दूरी, वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड की संयुक्त कहानी है। लगभग 4 अरब साल पहले तक पृथ्वी पर विशाल महासागर थे। इन्हीं जलराशियों में केमिस्ट्री के जटिल प्रयोग लगातार चल रहे थे।
मिनरल्स, डिसॉल्व्ड गैसेस, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और ऊर्जा के कई सोर्सेज ने ऐसे वातावरण बनाए जहां जीवन के शुरुआती बिल्डिंग ब्लॉक्स विकसित हो सकते थे। वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि जीवन की शुरुआत कहां और कैसे हुई, लेकिन लगभग सभी सिद्धांतों में पानी की केंद्रीय भूमिका दिखाई देती है। आज पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा महासागरों से ढका है। इन महासागरों में लगभग 1.3 अरब घन किलोमीटर पानी है। ये पानी क्लाइमेट को नियंत्रित करता है, ऑक्सीजन साइकिल को प्रभावित करता है, अरबों जीवों का घर है और मानव सभ्यता के लिए भी अनिवार्य है। लेकिन जब हम इन विशाल समुद्रों को देखते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि इनकी शुरुआत किसी एक नदी या झील से नहीं हुई थी। ये कहानी उस समय शुरू हुई थी जब पृथ्वी एक आग का गोला था, जब वातावरण भाप से भरा हुआ था, जब ज्वालामुखी लगातार गैसें उगल रहे थे और जब ग्रह धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। करोड़ों वर्षों तक चली कंडेंसेशन, रेनफॉल, जियोलॉजिकल एक्टिविटी और प्लैनेटरी इवोल्यूशन की प्रक्रियाओं ने मिलकर उन महासागरों को जन्म दिया जिन्हें हम आज जानते हैं। इसलिए जब वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के महासागर बारिश से बने थे, तो उनका मतलब किसी साधारण मौसम घटना से नहीं होता। ये एक ऐसी प्लैनेटरी स्केल प्रक्रिया थी जिसने लाखों वर्षों तक काम किया और अंततः एक निर्जीव पिघली हुई दुनिया को नीले ग्रह में बदल दिया। यही वो बारिश थी जिसने केवल महासागर नहीं बनाए बल्कि पृथ्वी के पूरे भविष्य की दिशा तय कर दी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।